Hello everyone, this side Anurag Chauhan. Welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. So guys, जैसा कि आपको पता है कि आपका 23 जून को एग्जाम है बिजनेस लॉ का, तो मैंने सॉरी बिजनेस लॉ का नहीं, इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस का। तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल मतलब सारे करा दिए थे। कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी उसकी, जिससे आप अपने अपना रिवीजन आई होप कर लिया होगा। एक सेकंड मैं दिखा भी देता हूँ आपको, एक सेकंड में। ये वो वीडियो है जो मैंने अपलोड की थी इसकी। आप देख सकते हो कि एक 1,500 बच्चे ने इसे ऑलरेडी देख चुका है, मतलब देख चुका है। ये 48 मिनट की थी। बट मेरे को एक चीज़ लगी कि यार मैं क्या करता हूँ, आपको इसके शॉर्ट नोट्स एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। मैंने उसमें देखा कि यार बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर क्विक रिवीजन करा दो। कमेंट्स में मैं कराता नहीं, मैं ये वाली वीडियो सिर्फ बच्चों के कहने पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने तभी ये नोट्स बना वगैरह बनाए हैं बैठ के कि यार मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन उसमें कराए हैं ना आपको डिटेल में, मैं उनको आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ाया, मैं आपको 4 से 5 लाइन में एक छोटा-सा उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि आपका जब एग्ज़ाम होगा ना, जैसे आपका 23rd को आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करोगे कि इससे पहले ही एक बार गो थ्रू कर लोगे 2-3 बार, कि आपको ये सारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएँ कि जैसे आपने एक बार पढ़ लिया कि हाँ भाई ये रेज़िडेंट होता है। तो अगर एग्ज़ाम में रेज़िडेंट आता है तो आप आराम से बना-बना के अपने मन से कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, मैं आराम से बना-बना के आराम से लाइन्स लिख सकता हूँ, मैटर लिख सकता हूँ। क्योंकि इग्नू में 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 पन्ने तो भाई भरने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और मैटर के ही मार्क्स होते हैं। मैटर बस आपका मैटर रिलेटेबल होना चाहिए क्वेश्चन से। सो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि यार एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। अगर बच्चे कह रहे हैं कि सर करा दो, तो इसके शॉर्ट नोट्स मैंने सिंपली आपके लिए ये बनाए हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, सेम नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है, 9717132474। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। मैं इसको आपको करा देता हूँ ना। स्टडी स्मार्ट कॉमर्स BCOC 136 टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। लास्ट में तो न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं मैंने, तो आप वेट करना, वहां तक आप देख लेना। सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी स्मार्ट कॉमर्स बाय अनुराग चौहान। यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैंने देख रहा था कि 1,500 बच्चों ने देखा हुआ है और 102 लाइक हैं उस पर, शायद अभी 102 वगैरह कुछ लाइक हैं, बट सब्सक्राइबर है हमारे सिर्फ 136 समथिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ले लोगे पहले ही कि कौन सी वीडियो। जैसे आपके भी 2 एग्जाम बचे हैं, एक आपका 3rd को है, 30 को, एक 3 को है, फिर एक 21 को है। ये तीनों एग्जाम की वीडियो नोट्स वगैरह सब कुछ आएंगे अगर आप ऐसे ही अपना प्यार बना के रखोगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्विक रिवीजन ऑफ BCOC 136। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मुश्किल से 25 से 30 मिनट के अंदर ये आपका मैं करा दूंगा, उससे कम मैं ट्राई करूंगा क्योंकि रिवीजन की वीडियो है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये टॉपिक बताता है कि किसी इंसान को इंडिया में उसकी कमाई पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है 184 डेज का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रेजिडेंट से, फिर नॉन पढ़ेंगे, फिर नॉन रेजिडेंट पढ़ेंगे, फिर टैक्स इंसिडेंट पढ़ेंगे। रेजिडेंट मतलब होता है जो इंसान इंडिया में बेसिक कंडीशन पूरी करता है, जिसके साल में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना हो, वही इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, निवासी। अब रेनॉर क्या होता है? रेनॉर होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। जो रेजिडेंट तो बन गया पर पिछले कुछ सालों से वो था फॉरेन में, तो होता है रेनॉर। अब एक होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्या होता है? जो बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं करता और ज्यादातर बाहर ही रहता है, मतलब 182 डेज भी नहीं, कम से कम बस 1-2 हफ्ते के लिए आता है अपने यहाँ पे घर परिवार को देखने और फिर चला जाता है कनाडा या कहीं भी। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है? रेजिडेंट को ग्लोबल इनकम, पूरी दुनिया की कमाई पर टैक्स देना पड़ता है, जबकि नॉन रेजिडेंट बंदे को सिर्फ इंडिया की कमाई हुई, रिसीव हुई इनकम पर ही टैक्स देना पड़ता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मोदी साहब पूरे साल इंडिया में रहते हैं और यहीं मीटिंग करते हैं, इसलिए वो क्या है? रेजिडेंट है और उन्हें पूरी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अब प्रियंका चोपड़ा क्या है? प्रियंका चोपड़ा क्या है? वो यूएस में रहती हैं, पर अगर वो शूटिंग के लिए इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रुक गई और पिछले सालों में बाहर थी, तो वो रेनोर बन जाएंगी और वो इंडिया की जितनी कमाई हुई, इंडिया की इनकम है, उस पर टैक्स देंगी। अब शाहरुख खान का क्या सीन है? वो अगले साल में सिर्फ 20 से 30 दिन के लिए ही इंडिया आए और बाकी टाइम लंदन में रहे, तो वो क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट, और उन्हें सिर्फ इंडिया वाली इनकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका रेजिडेंट का कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या? अब एक सैलरी क्या है? जो भी किसी पर्सन को अपने काम की जो पेमेंट है वो रिसीव हो रही है कैश में, चेक में, किसी भी तरह, तो वो उस बंदे की सैलरी है जो पर मंथ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। अब जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिश्ता होता है तो वहां से आने वाला पैसा सैलरी हेड में जाता है। अब ग्रेच्युटी क्या होती है? इसमें ग्रेच्युटी पढ़ेंगे और लीव इनकेशमेंट पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा अच्छे से सुनना। अब लंबे समय तक जॉब करने के बाद, खुश होने के बाद, जो कंपनी एक मोटा पैसा देती है वही रिटायर होते वक्त मिलता है, उसी को हम कहते हैं ग्रेच्युटी।
अब ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा है वो लंबे समय तक काम कर रहा है, जैसे मान लो अमित शाह की कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसमें क्या है मोदी जी काम कर रहे हैं पिछले 22 साल से, सॉरी 22 साल से 2014 में आए थे ना ये लोग, तो ये हाँ मतलब 2014 से 24 10 और 12 मतलब 12 साल से वो काम कर रहे हैं। अब अमित शाह ने खुश होकर मोदी जी को ग्रेचुइटी में क्या करा, रेंज रोवर दे दी जी 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 एक्स सी सिक्स। ये उन्होंने रेंज रोवर मॉडिफाई करा के जर्मनी से मोदी जी को दे दी, तो ये क्या हुई, ग्रेचुइटी जो उन्होंने लंबे समय तक जॉब करने के बाद खुश होने के बाद अमित शाह जी ने मोदी जी को दे दी। अब अगला है हमारा लीव इनकैशमेंट। जो छुट्टियां जैसे लीव मिलती थी उन पर आपने लीव नहीं ली अपनी, और छुट्टियों के बदले भी आपने काम किया और बदले में क्या करा, कैश पैसा ले लिया, तो उसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब एक बार अलाउंस और ये भी समझ लेते हैं पर्क्स वगैरह। अलाउंस अलाउंस एक अलग चीज है, खर्चे पूरे करने के लिए सैलरी के साथ मिलने वाला एक्स्ट्रा कैश, जैसे आपके घर के लिए हो गया, आपका एचआरए हो गया, आपका ट्रैवल के लिए टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये हो गया, इन्हें कहते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस में जैसे जब आपको पता होगा, जब आप आईपीएस बनते हो इंडियन पुलिस सर्विस, तो आपको क्या मिलता है, दो आर्टिफिशियल गनमैन मिलते हैं, एक आपको घर मिलता है रहने के लिए, एक कार मिलती है, उसके लिए ड्राइवर मिलता है, उसके लिए उसे उस घर को चलाने के लिए माली मिलता है, साफ सफाई के लिए मेड मिलती है, ये सारी चीजें आती हैं अलाउंसेस के अंदर। ये आपको सैलरी से अलग मिल रही है, सैलरी तो आपकी मिल रही है 1,20,000 रुपये, बट ये सारी चीजें जो हैं ये आपको सैलरी से अलग अलाउंसेस मिल रहे हैं। अब पर्क्स क्या होता है, पर्क्स होता है कि कैश नहीं होता बल्कि फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कंपनी की तरफ से गाड़ी, बंगलो, फ्री नौकर, ये सब जैसे मैंने आपको अलाउंसेस बताया, ये भी एक तरह से पर्क ही होता है। अब एग्जांपल जिसका, जैसे अमित शाह ने मोदी जी को कंपनी में 22-20 साल काम किया, तो रिटायर होते वक्त उन्हें जो रिवॉर्ड मिला वो ग्रेचुइटी है। अब शाहरुख खान ने अपनी 30 पेड लीव्स नहीं ली और बदले में जो कैश लिया था वो लीव इनकैशमेंट है। अब सलमान खान को घर के लिए किराए के लिए 50,000 कैश मिला जो अलाउंसेस एचआरए है, और रहने के लिए जो बंगलो और बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली वो है पर्क्स। सो आप आई होप कि आपको ये चारों टर्म्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ग्रेजुएट क्या होता है, लिव इनकैशमेंट क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, पर्क्स क्या होते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब घर, बिल्डिंग या जमीन से होने वाले जितने भी किराया होता है उसकी कमाई में इसकी कमाई के एक हेड में आती है ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब इसके भी अलग अलग होते हैं, एक होता है जीएवी, एक होता है एनएवी, एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, एक एचआरए कॉन्सेप्ट, से ये भी समझ लेते हैं। जीएवी क्या होता है, जीएवी मतलब होता है ग्रोस एनुअल वैल्यू, और एनएवी मतलब होता है अपना नेट एन सॉरी, और एनएवी मतलब होता है अपना नेट एनुअल वैल्यू। अब जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब होता है वो रेंट जो उस घर से साल भर में आ सकता है, जब उसमें मल्टी म्युनिसिपल जो टैक्स होता है माइनस कर देते हैं, जो जो बचता है वो जो बचता है आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। जैसे 10 लाख आपका पूरा का साल का जो रेंट था आपका आने वाला था, उसमें 1 लाख आपका ये म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो गया, तो आपका जो टैक्स देना पड़ेगा वो 9 लाख को देना पड़ेगा, जो आपका नेट एनुअल वैल्यू है। अब रिडक्शन सेक्शन 24 क्या होता है, अब गवर्नमेंट जब एनएवी में से दो छोटी जो जो दो छूट देती है, एक एक देती है 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मेंटेनेंस के लिए, और दूसरा देती है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर घर के लिए लोन लिया है तो। अब वैचारिक कॉन्सेप्ट क्या है, हाउस रेंट अलाउंसेस उन्हें मिलता है जो खुद रेंट के घर में रहते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड फॉर्मूले के तहत एग्जाम्पशन मिल सकती है उन्हें जो एचआरए में रह रहे हैं। ये भत्ता होता है एक तरह से हाउस रेंट अलाउंसेस का। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे सलमान खान ने अपना एक फार्म हाउस प्रियंका चोपड़ा को 10 लाख साल के किराए में पर दे दिया, उसका जीएवी कितना है, 10 लाख। अब सलमान भाई ने क्या करा, 1 लाख म्यूनसिपल टैक्स दे दिया, तो कितना बचा, 9 लाख। अब सेक्शन 24 के मुताबिक 9 लाख के ऊपर 30%, साढ़े 2.7 लाख सीधा टैक्स फ्री हो जाएगा। ये होता है एक आपका एक एग्जाम्पशन इसमें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कैपिटल गेन। अब किसी कैपिटल एसिड से आने वाला पैसा, जमीन से, शेयर से, सोने से, बिल्डिंग से को बेचकर जो मुनाफा होता है वही आपका गेन होता है। आपको पता है कि गेन को इंग्लिश में मुनाफा कहते, मतलब मुनाफे को इंग्लिश में गेन कहते हैं, और जो आपका कैपिटल से हो रहा है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, जैसे आपके कैपिटल के एसिड से। अब इसमें भी दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है एसडीसीजी, एक होता है एलटीसीजी। एसडीसीजी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म तब होता है जब एसेट के थोड़े समय के लिए 1-2 साल के लिए रखकर बेचा गया हो। एलटीसीजी वहीं पे बड़े टाइम के लिए होता है, जैसे लंबे समय तक होल्ड करने पर आपने जिसने इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, वही आपका एलटीसीजी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पशन भी है, जैसे अगर कैपिटल गेन का पैसा नया घर खरीदने अंडर सेक्शन 54 या सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट में यूज हो जाए तो उसे टैक्स माफ हो जाता है उसका। अब सी
जीएसी क्या होता है? ये एक तरह की स्कीम है, आप इसे याद रखोगे तो ठीक रहेगा ना। अगर आईटीआर फिलिंग तक नया घर नहीं खरीद पाए आप, तो पैसा ही स्पेशल अकाउंट में रख सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा पैसे पे। अगर आप जैसे आपने अपना कोई चीज़ मतलब बेच के आपने सोचा कि मैं नया घर खरीदूंगा, बट आपको नया घर नहीं मिल रहा और आईटीआर फाइलिंग तक आपने खरीद पाया नया घर, तो आप जो पैसा है उसे स्पेशल बैंक में बचा कर रख सकते हो टैक्स से बचाने के लिए। ये होता है आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। फॉर एग्जाम्पल जैसे शाहरुख खान ने एक जमीन खरीदी और सिर्फ 6 महीने में ही बेच दी, अमित शाह को बेचकर 5 लाख कमा लिए, तो ये उनका एसटीसीजी होगा। अगर वो इसे 5 साल बाद बेचते, जैसे 6 महीने में बेची, अगर 5 साल बाद बेचते तो वो एलटीसीजी होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दैट्स इट। एक होता है फिफ्थ आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम जब कोई इंसान टैक्स से बचने के लिए अपने इनकम को किसी और जैसे बीवी की या माइनर बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कर देता है, तो सरकार उस कमाई को घुमा फिरा के उसी की इनकम में जोड़ देती है, क्लब कर देती है। जोड़ने को इंग्लिश में क्लब कहते हैं, जैसे जोड़ना, जोड़ने को इंग्लिश में क्लब कहते हैं, और उसी को अगर इनकमिंग में कर रहे हो तो क्लब ऑफ इनकम। अब इसके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? जैसे बिना किसी सॉलिड कंसिडरेशन पैसे के एसेट या इनकम ट्रांसफर करना। एग्जाम्पशन मिलता है इसमें, अगर ट्रांसफर किसी जेन्युइन टैलेंट या स्किल या बिजनेस के एग्रीमेंट के बदले किया गया है, तो वो क्लबिंग नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल आपको वैभव सूर्यवंशी के बारे में पता होगा कि जैसे वो भी 14-15 साल का है बंदा, और वो करोड़ों में कमा रहा है, करोड़ में कमा रहा है वो। तो उसकी जो इनकम है वो उसकी फादर की इनकम में क्लब नहीं होगी, बिकॉज वो माइनर है, क्योंकि वो पैसा वो कमा रहा है अपने स्किल के बेस पे, तो वो पैसा उसी का रहेगा, उसके फादर की इनकम में क्लब नहीं हो सकता वो। फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब ने अपनी एक दुकान से आने वाला किराया बिना दुकान बेचे प्रियंका चोपड़ा के नाम ट्रांसफर कर दिया, ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे पकड़कर मोदी साहब की इनकम में क्लब कर देंगे। लेकिन अगर प्रियंका जी ने मोदी साहब की कंपनी में एक्टिंग की और उन्हें सैलरी मिली, तो वो क्लब नहीं होगी। उस पर प्रियंका जी खुद टैक्स देंगे, उनका खुद का हक है, उन पर मोदी जी का कोई हक नहीं है। प्रियंका चोपड़ा पे नहीं, टैक्स पे नहीं, सॉरी, इस पे, अमाउंट पे। जोक्स अपार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आपका एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। अब इंडिया में आपको पता है पूरी खेती बाड़ी से होने वाली कमाई अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 पूरे तरीके से टैक्स फ्री होती है। पर अगर खेती के साथ उसे प्रोसेस भी करा गया है, तो वो पार्टली इनकम एग्रीकल्चर होती है और वो टैक्स फ्री नहीं होती, क्योंकि ये आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है 110%, ये आपकी इनकम टैक्स फ्री नहीं होती। इसमें आपको आई थिंक 60% या कुछ परसेंट जो होता है वो आपको टैक्स देना पड़ता है। अब से एग्जांपल से समझते हैं, मैंने समझ आ दिया आपको। अब एग्जांपल क्या है कि मोदी साहब का आसाम में चाय है, जैसा वो कहते हैं ना, चाय चाय की जो भी इनका, तो मोदी साहब का आसाम में क्या है, चाय का बड़ा बिजनेस है। अब जहाँ वो चाय उगाते भी हैं और फैक्ट्री में प्रोसेस भी करते हैं, तो रूल के मुताबिक इस कमाई का 60% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होगा, और 40% क्या होगा, बिजनेस इनकम होगा टैक्सेबल। अब वहीं अगर सलमान खान सिर्फ गेहूं उगाकर मार्केट में बेचते हैं, तो वो 100% टैक्स फ्री होगा। उनका ये नहीं होगा कि 60% उनका टैक्स फ्री है और 40% टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सलमान खान उस व्हीट को प्रोसेस नहीं कर रहे, गेहूं बस उनको मार्केट में दे के आ रहे हैं, गेहूं से आटा बना के चक्की से आटा बना के नहीं बेच रहे, वो सिर्फ उस गेहूं को मार्केट में उसमें खेत में उगाकर मार्केट में बेच कर आ रहे हैं, तो उसका 100% पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। इट्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम। और यहीं पे जो मोदी साहब कर रहे थे उसको प्रोसेस भी कर रहा है, वो होती है पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, जिसपे उन्हें टैक्स देना पड़ा 40% पे। 60% तो फिर भी टैक्स फ्री रहेगी, पर 40% देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर प्रोसेस वगैरह भी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या है? जिस साल में आप पैसा कमाते हो वो होता है फाइनेंशियल ईयर, पर इसका टैक्स आप नेक्स्ट साल भरते हो, इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस का अगला साल ही जो होता है जिस साल में आप उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स कैलकुलेट और पे किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पशन भी है, जैसे कुछ केस में इसी साल कमाना है और इसी साल टैक्स देना है, जैसे नॉन रेजिडेंट शिपिंग, बिजनेस का बंद होना या हमेशा के लिए इंडिया छोड़ना, तो उसमें केस में आपको उसी साल पैसा देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के अंदर, जो टैक्स का पैसा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जैसे शाहरुख खान ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 100 करोड़ रुपए कमाए अपनी मूवी वगैरह करके, तो ये उनका प्रीवियस ईयर हुआ। इसका टैक्स वो देंगे साल 2026-27 में भरेंगे, जो उनका असेसमेंट ईयर है। अगर प्रियंका चोपड़ा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ रही हैं, यूएस शिफ्ट हो रही हैं, तो क्या करेंगे, या अमित शाह अपना बिजनेस परमानेंटली बंद कर रहे हैं, तो वो सरकार उनसे तुरंत इसी साल टैक्स ले लेगी अपने प्रीवियस ईयर में। हालांकि प्रीवियस ईयर में टैक्स लिया नहीं जाता, बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें आप पैसा कमाते हो। बट ऐसे कुछ एग्जाम्पशन है जहाँ पे आप जैसे शिफ्ट हो रहे हो यूएस, या आप ये क्या नाम है, बिजनेस परमानेंटली बंद कर रहे हो, तो ऐसे केस को एक्सेप्शन मान के जो गवर्नमेंट होती है वो आपसे उसी ईयर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेती है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।
पीजीबीसी कहते हैं ऐसे। इसमें 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक अलाउएबल एक्सपेंस, एक डिसअलाउएबल एक्सपेंस। बिज़नेस को चलाने और प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी खर्चे जैसे ऑफ़िस का रेंट हो गया, एम्प्लॉयी की सैलरी होगी, एडवर्टाइज़मेंट होगी, जो नेट प्रॉफिट निकालते वक़्त माइनस करते हैं, उन्हें कहते हैं अलाउएबल एक्सपेंस। अब डिसअलाउएबल एक्सपेंस मतलब जैसे पर्सनल खर्चे, जैसे घर का खाना या पर्सनल गिफ्ट या बिना टीडीएस के हटे कैश में मिल गया 10,000 से बड़ा पेमेंट जिसे बिज़नेस खर्चा नहीं माना जाता, वो होते हैं डिसअलाउएबल एक्सपेंस। जैसे शाहरुख खान ने अपनी फ़िल्म प्रोडक्शन के लिए कैमरा रेंट पर लिया और ऑफ़िस का बिजली बिल भरा, तो ये क्या हो गया? अलाउएबल एक्सपेंस। पर अगर उन्होंने अपनी पर्सनल कार का पेट्रोल या मोदी साहब के लिए पर्सनल लग्ज़री गिफ्ट बिज़नेस में दिखा दिया, तो उस ऑफ़िसर उसे डिसअलाउ करेंगे, उसका पैसा नहीं देंगे उसको। अगला होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? सरकार को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कमाई और डिडक्शन का पूरा हिसाब-किताब देना आईटीआर फिलिंग कहलाता है। एडवांटेज क्या है इसकी? जैसे बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, फॉरेन वीज़ा प्रोसेस हो जाता है आपका बहुत जल्दी। अगर एक्स्ट्रा टीडीएस कट गया तो उसका रिफंड वापस बैंक में आ जाता है पूरा। अब डिले कंसिस्टेंसी क्या क्या होते हैं इसके? जैसे अगर ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी तो लेट फी फाइन लगता है और पुराने लॉसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। बट अगर आप आईटीआर फिल करते हो और आपके पास वो रिसिप्ट है कि आप आईटीआर फिल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया लोन एडवांटेज, फॉरेन वीज़ा प्रोसेस, ये सब। अब एग्ज़ाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे सलमान खान को नया बिज़नेस सेटअप करने के लिए बैंक से 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक उनसे क्या करेगा? पिछले 3 साल की आईटीआर माँगेगा। अगर प्रियंका चोपड़ा ने टाइम पर रिटर्न नहीं भरी, तो उन्हें लेट फाइन देना पड़ेगा इसका। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 की तरफ, जिसमें आपके चैप्टर बताए थे मैंने 6 डिडक्शन के सेक्शन 80C, सेक्शन 80D। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो मेरे को मैंने ये डाल दिए थे। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद सरकार टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट पर छूट दे देती है। जैसे सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या बच्चों की ट्यूशन फी में इन्वेस्ट करने पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। ये सेक्शन 80C के तहत मिलता है आपको। एक सेक्शन 80D में क्या मिलता है? अपने फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम पे करना पर डिडक्शन मिलती है, वो सेक्शन डी कहलाता है। जैसे कि अमित शाह ने साल भर 10 लाख रुपए कमाए और 1.5 लाख रुपए पीपीएफ सीआईसी लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो उन्हें 80C के तहत पूरी छूट मिलेगी और टैक्स सिर्फ 8.5 लाख रुपए मिलेगा पर लगेगा। अब वहीं सलमान खान ने अपने पूरे सीनियर सिटीजन मोदी साहब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो उन्हें एसडी के में अलग अलग से डिस्काउंट मिलेगा। ये होता है आपका एक सेक्शन डी। अब जो मैंने आपको बताए थे शॉर्ट नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, मैंने वो भी डाल दिए थे। जैसे कैशुअल कैशुअल इनकम पे आ सकता है। अब ये होता है कैशुअल इनकम मतलब अचानक और किस्मत से होने वाली कमाई, जैसे लॉटरी लग जाना, बैटिंग करना, केबीसी में कौन बढ़ेगा करोड़पति आपने जीते 1 लाख देवी और सज्जनों, हॉर्स रेसिंग पे से पैसा कमा लिया, इस पे बिना किसी डिडक्शन या खर्चे को माइनस किए सीधा 30% फ्लैट टैक्स लगता है। जैसे सलमान खान ने गोवा कसिनो में 10 लाख रुपए जीते, सरकार उन्हें छूट नहीं देगी कुछ भी, 30 लाख रुपए वहीं टीडीएस काट कर 7 लाख रुपए सलमान की जेब में, 3 लाख रुपए सरकार की जेब में, जो सरकार अपने फ्रीबीज में खर्च करेगी हमसे पैसा ले लेके। अगला चलता है। अब फ्रीबीज किसी बच्चे को ना पता हो कि फ्रीबीज का मतलब क्या होता है? फ्रीबीज का मतलब होता है जो इलेक्शन के टाइम पे सरकार पैसा बहाती है वोट लेने के लिए, उसे कहते हैं फ्रीबीज। लेट गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है? अब जीटीआई यार सबको पता है, जैसे पहचान है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीसी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज के इनकम का टोटल बिना किसी डिडक्शन के, वो ग्रॉस टोटल इनकम होता है। और टीआई होता है आपका टोटल इनकम, जब जीटीआई में से चैप्टर 6A डिडक्शन एसीसी एससीयू को माइनस कर देते हैं तो टैक्स इसी स्टैंडर्ड अमाउंट पर लगता है जो आपका टोटल इनकम होता है। अब जैसे शाहरुख खान की सब हेड से मिलाकर इनकम 50 लाख हुई जीटीआई, उन्होंने 2 लाख की एससीसी और एससीडी की इन्वेस्टमेंट माइनस करवाई, अब उनकी टोटल इनकम 48 लाख बची, जिसपे फाइनल टैक्स लगेगा 30% या जितना भी। अब एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड होता है एक तरह से भट्टा, जैसे कंपनी का मुनाफा को वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को मिलता है। अब ये पूरे तरीके से शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अमित शाह की कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, मुनाफे के बदले उन्हें 50,000 का डिविडेंड चेक मिला जो प्रियंका जी की इनकम में ऐड होने के बाद टैक्सेबल होगा। इसे कहते हैं डिविडेंड। ये शेयर होल्डर में बढ़ता है, याद रखने में। फोर्थ आपका ये क्या नाम, फोर्थ शॉर्ट नोट आपका मार्जिन रिलीफ। जब किसी अमीर इन्वेस्टर की इनकम लिमिट जैसे 50 से 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर बढ़ने पर सब चार्जेस के चलते टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार क्या करती है? इसे मतलब रोकने के लिए टैक्स थोड़ा कम कर देती है। जैसे आपको पता होगा नया स्लैब आया था फरवरी 2026 में बजट के अंदर, 0 से लेके 4 लाख रुपए तक पे आपको 0% टैक्स देना है। बट वहीं पे जैसे 4 लाख से लेके 8 लाख पे आपको 5% देना है। बट वहीं अगर आपकी 8,10,000 भी इनकम है ना, तो आपको 10% देना पड़ेगा। वो 8 लाख वाला तो समझेगा यार मैं तो 8 लाख कमा के 5% दे रहा था सही था, अब 8 लाख 10 कमा रहा हूँ तो 10% टैक्स दे रहा हूँ, तो इसमें घाटा है। तो इसको सरकार एक स्पेशल बेनिफिट देगी टैक्स के अंदर। जैसे शाहरुख खान ने 50 लाख से सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा कमाए, पर सब चार्जेस के तहत उनका जो टैक्स है वो 1.5 लाख बढ़ गया। सरकार उन्हें मार्जिन रिलीफ देकर बड़े हुए टैक्स को लिमिटेड कर देगी।
इसी को कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब नेक्स्ट आपका आता है बोनस ट्रिपिंग अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 8। आपको पता हो तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, अंडर सेक्शन 94 ये सेक्शन है, और जो इसके अंदर ब्रैकेट में होता है ये सेक्शन है। एक सेकंड, ये आपका सेक्शन 94 होता है, और ये होता है सबसेक्शन सबसेक्शन 9 8 सॉरी 8। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब बोनस शेयर मिलने के ठीक पहले शेयर खरीदना और बोनस मिलते ही ओरिजिनल शेयर सस्ते में बेचकर आर्टिफिशियल लॉस, नकली नुकसान दिखाकर टैक्स से बचने की जो कोशिश होती है, नाजायज कोशिश, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ऐसे नकली लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी को बोनस ट्रिपिंग कहते हैं। अब आपको पता होगा मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिए थे, एक इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों ही आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरी बात मानोगे तो इनमें से कोई ना कोई फंस ही जाएगा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बट आपको मैं सच बताऊँ तो ये इतना लेंथी है बहुत ज़्यादा। इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है, जिसमें एचआरए के एग्जाम्पशन चेक करने सबसे ज़रूरी होते हैं। जैसे एचआरए एग्जाम्पशन फॉर्मूला क्या है आपका, मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जाम, जैसे एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है नहीं हुआ, रेंट पे 10% ऑफ सैलरी, देन 40 और 50% ऑफ सैलरी, जैसे 50% होता है मेट्रो सिटीज में। अब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, जो ग्रोस सैलरी आने के बाद बिना कोई बिल मांगे नीचे सीधा 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाती है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन आई ए। इसकी एग्जांपल जैसे सलमान खान मुंबई में रह रहे हैं और उन्हें कंपनी से 1 लाख एचआरए मिलता है, मुंबई मेट्रो सिटी में होने की वजह से 50% वहाँ रूल चलेगा। अब उनकी जो टोटल ग्रोस सैलरी मान लो 8 लाख आई है, तो उसमें सीधा 50,000 माइनस होकर 7,50,000 रुपये टैक्स निकलेगा। इसी को कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। पर ये न्यूमेरिकल बहुत पड़ा है, आप यकीन, मैंने आपको वीडियो बता भी दी थी कौन सी वीडियो देखनी है आपको, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो। मतलब इतना कम टाइम है कि आई डोंट थिंक आप न्यूमेरिकल के लिए भागोगे तो आप कर पाओगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थ्योरी वगैरह करके जाओ। मैंने आपको बता भी दिया था उस टाइम पे, जैसे कि आपके 9 क्वेश्चंस आपके आएंगे, उसमें से आपके 5 से 4 से 6 होंगे आपके थ्योरी के, आपके 4 से 5 होंगे आपके उसके न्यूमेरिकल के। इसमें से अटेम्प्ट आपको 95 करने पड़ेंगे बस। तो आप 5 थ्योरी के करो या 5 और न्यूमेरिकल के करो, या 3 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल, डजंट केयर, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपको बस 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो उनसे आपको आते हैं वो करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी आप इसे रीड कर लेना, मैं इसे रीड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप पढ़ लेना। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जैसे आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन और जो शॉर्ट नोट दिए थे। अब मेरे को यार कुछ जो टॉपिक थे ना, मेरे को लगा कि यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने तुरंत क्या करा, मैंने इनको अच्छे से पढ़ा एंड मैंने इनके प्रॉपर नोट्स बना के इसमें कंपाइल कर दिए। 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन है, जो मेरे को लगा कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये थोड़े डिटेल में पता होने चाहिए, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। तो मैंने क्या कहा, तुरंत ऐड कर दिया और मैं आपको तुरंत समझा दूंगा। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे प्रोविडेंट फंड एक तरीके का सेविंग स्कीम होता है, जहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, ताकि रिटायरमेंट पर एक बड़ा अमाउंट मिल सके, और बड़ा अमाउंट आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सको। जैसे घर बनाना हो आपको, जैसे कोई सोना खरीदना हो, शादी के टाइम पे आप ये रिटायरमेंट ये पीएफ निकाल सकते हो। हाँ, और ये पीएफ आप कभी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ही मिलेगा, नहीं। ये पीएफ आप कभी भी अपनी ज़रूरत दिखा के निकाल सकते हो। जैसे आपकी बेटी की शादी है, तो आपको 50 लाख पीएफ हो रहा है, आपने बोला कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे को ये पीएफ चाहिए, तो आपको क्या करेंगे, 50 लाख रुपए पीएफ दे देंगे। इट्स कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका, पहले टाइप समझ के। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मोदी जी की सरकारी जॉब है, उनका जो पीएफ कटेगा और उनको जो रिटायरमेंट पर मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, वो एसपीएफ के अंदर आएगा, उसमें जीरो टैक्स होगा। जैसे उनके रिटायरमेंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक स्पेशल होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब एक होता है आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। ये उन प्राइवेट कंपनी के लिए होता है जो 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हों, और ये इनकम टैक्स कमिश्नर या से अप्रूव्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान ने एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी खोली जहां 50 लोग काम करते हैं, उन सभी एम्प्लॉयज का जो पीएफ कटेगा वो आरपीएफ कहलाएगा। इसमें एक लिमिटेड टैक्स छूट मिलती है। ऐसा नहीं है कि पूरी इनकम जो पूरा रिटायरमेंट का जितना पैसा है उस पर सारे पे टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। एक जो छोटी सी छूट मिलती है इस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब ये यूआरपीएफ क्या होता है, ये वो पीएफ होता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड नहीं होता और प्राइवेट कंपनी खुद से इसे चला सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राहुल गांधी ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया कि पर अभी तक उसे आईटी डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं कराया। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है, और ट्रीटमेंट रिटायरमेंट पर मिले पैसे पर टैक्स लगता है, हो सकता है नहीं पक्का टैक्स लगता है, क्योंकि वो आईटी डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं था। एक होता है पीपीएफ, पीपीएफ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आम जनता सैलरीड या नॉन सैलरीड के लिए होता है, कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकता है इसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सलमान खान अभी बचे हुए पैसे बचाने के लिए खुद ही पोस्ट ऑफिस गए और अपना एक अलग पीपीएफ अकाउंट खोल दिया ताकि उस साल का 1.5 लाख रुपए तक बचा सकें और टैक्स कम देना पड़े। इट्स कॉल्ड पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आई होप कि जितने भी टाइप मैंने आपको बताया, आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ, आपको कवर हो गए होंगे, मतलब समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये भी मेरे को लगा कि यार इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आता है और ये असाइनमेंट में भी था तो मैंने डाल दिया। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई कमाई बाकी के 4 हेड्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन में नहीं आती तो वो बची हुई सारी इनकम इसमें डाल दी जाती है, जैसे लॉटरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान बिग बॉस होस्ट करने गए और वहां उन्हें प्राइज मनी या बड़ा गिफ्ट मिला, अब तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। मोदी जी ने बैंक में एफडी करवाई पर उस पर उन्हें जो इंटरेस्ट ब्याज मिला वो किसी भी हेड में आएगा। राहुल गांधी ने एक कंपनी के शेयर खरीदे और उनके जो डिविडेंड मिला वो मुनाफा इसी कैटेगरी में आएगा। इट्स कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन के अलग से जो चीजें हो रही हैं वो इसमें आती हैं। अब मेजर स्टेप ऑफ फाइलिंग आईटीआर, इनकम टैक्स। अब ये चीज भी मेरे को लगा कि हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के स्टेप आपको पता होने चाहिए। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, आप जैसे कोई भी, अगर अभी जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपका मन बिजनेस करने का हो या कुछ भी करने का हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के लिए जैसे आप बिजनेस करोगे तो आईटीआर क्या होता है, मतलब आईटीआर फाइल कैसे करते हैं। अब बेशक आप अभी इतना नहीं कमा रहे कि आपको आईटीआर देना पड़े, बट हो सकता है इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो आप ये समझ लो, है ना। कंसेप्ट क्या है इसका, इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 5 सिंपल स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी अपनी साल भर की सैलरी, बिजनेस साइड इनकम एक जगह जोड़ते हैं और देखते हैं कि उन्हें कितना टैक्स बनता है। सेकंड, चूज द करेक्ट आईटीआर फॉर्म। एग्जाम्पल सलमान खान चेक करते हैं कि उनकी इनकम के हिसाब से उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है, जैसे ITR 1, ITR 2, ITR 3। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 लाख है, इस पर डिपेंड करेगा। स्टेप 3, रजिस्टर एंड लॉगिंग ऑन द ई फिलिंग पोर्टल। और मोदी जी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पैन नंबर डालकर लॉगिन कर लेंगे पैन कार्ड से। पैन की फॉर्म होती है पर्सनल अकाउंट नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप 4 है, फिल द फॉर्म एंड क्लेम डिडक्शन। राहुल गांधी फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरते हुए दिखाते हैं कि इनकम LIC या PPF में इन्वेस्ट किया है और ताकि टैक्स कम हो जाए। फिर बचा हुआ जो टैक्स होता है ऑनलाइन पे कर देते हैं। लास्ट स्टेप होता है आपका ई वेरीफाई ITR। फॉर्म सबमिट करने के बाद सलमान खान अपना आधार OTP से ई वेरीफाई करते हैं। जब तक वेरीफाई नहीं होगा ITR कंप्लीट नहीं माना जाता, इसलिए वेरिफिकेशन उसमें मस्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होते हैं। अब इसका कंसेप्ट इतना हार्ड नहीं है। जैसे जब एक एम्प्लॉयर को उसकी कंपनी रहने के लिए किराए के पैसे देती है तो उसे HRA कहते हैं। HRA में हिंदी में से भत्ता भी कहते हैं, हाउस रेंट भत्ता। HRA कहते हैं। इस पर कितना टैक्स बचेगा उससे कुछ रूल्स हैं, जैसे एग्जाम्पशन रूल मिलेंगे, इसमें से जो सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। जैसे एक्चुअल HRA रिसीव हुआ जो कंपनी से मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो किराया दिया माइनस सैलरी का 10%, 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रो सिटी में रहते हो, 40% ऑफ सैलरी अगर नॉन मेट्रो में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान मुंबई मेट्रो सिटी में रहते हैं, एक फ्लैट किराए पे लेते हैं और 50,000 रेंट देते हैं। उनकी कंपनी उन्हें HRA दे रही है क्योंकि वो मुंबई में जा रहे हैं, 50% वाली लिमिट के फायदे मिलेंगे। वहीं अगर मोदी जी दिल्ली में या राहुल गांधी किसी छोटे शहर में रेंट पर रहते हैं तो उन्हें रेंट और सैलरी के कैलकुलेशन के हिसाब से उनका जो HRA डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई खुद के घर के में रहता है और किराया नहीं देता तो पूरा HRA टैक्सेबल होता है। और नॉन मेट्रो में आपको जैसे पता है 40% होता है, और सॉरी हाँ, नॉन मेट्रो में 40% होता है और मेट्रो में 50%। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, अच्छे से समझा दिए होंगे। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी किसी क्वेश्चन वगैरह में तो अगेन ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आपको जितना पढ़ा है वही एग्जाम में आए और आप बना बना के लिख पाओ। आप मेरे को ट्रस्ट करो, मैंने आपको बहुत सिंपल, बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा दिए हैं। और लास्ट वीडियो में जिससे बट इससे पिछले वाली वीडियो थे डिटेल वीडियोस में मैंने आपको एक एक चीज रियल एग्जांपल के साथ एक एक चीज आपको समझाई थी। तो आई होप कि मैंने अपना काम कर दिया है। बस आपको अपना काम करना है यार, लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, मेरे को यार कमेंट करके बताओ कि आपको, जैसे मैं नोट्स इंग्लिश लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो आपको इंग्लिश चाहिए कि क्या चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
अगर आप बोलोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इंग्लिश के नोट्स लाऊँगा, इंग्लिश में रीड करूँगा, हिंदी में समझा दूँगा। बट अगर आपको ऐसी चाहिए कि हाँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीड करूँ एंड देन समझाऊँ, तो आप मेरे को ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर इंग्लिश नोट्स, इंग्लिश नोट्स। तो मेरे को यार लग रहा था कि मैं कहीं पे गलत चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप मेरे को प्लीज़ अगर आप बता दोगे तो मैं उस पे ज़रूर काम करूँगा। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मीन्स अ लॉट। सच में मैं अभी आपकी एज का हूँ, मैं 22 हूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, बट मेरे को दिखा कि यार मैं पैसे तो नहीं कमा सकता यहाँ से, बट मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। ऑल्दो जो मेरे नोट्स हैं वो 49 रुपीज़ के होते हैं, ये आपको चीज़ अगर पता हो तो। बट ऐसा नहीं है कि मैं 49 लेता ही हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को फ्री भी नोट्स दे देता हूँ। अगर आपको कुछ पता होगा, जैसे किसी बच्चे का मेरे पास आता है कि मैसेज कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं तुरंत उसको नोट्स भेज देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता ज़्यादा पैसे वैसे का, क्योंकि मैं अभी यार अपने स्ट्रगलिंग स्टेज में हूँ, और आपको भी पता है यूट्यूब से पैसा आने के लिए कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। और आपको पता है अभी हमारे 136 137 सब्सक्राइबर है, तो मेरे को इतने जल्दी कुछ वो भी नहीं है। सो बस यही है कि आपकी दुआएँ मेरे साथ रहें और मैं भी अच्छा करूँ लाइफ में, आप लोग भी अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। और सब कुछ अच्छा करने से पहले आप एक बहुत अच्छे इंसान बनें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों की आपको मतलब एक तरह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, कि अगर आप इस सोसाइटी में हो तो आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द कंट्री। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो लाइक मैं बहुत ग्लैड हूँ, अगर आप ये अभी तक यहाँ तक सुन रहे हो ना, आप समझ नहीं सकते कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है अंदर से, कोई बंदा मेरी वीडियो पूरे 30 मिनट देख रहा है। सो लेट्स अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। अभी मैं सो जाऊँगा, मैं सुबह तक अपलोड कर दूँगा, तो आप इसको 3-4 बार आराम से देख लेना। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द